क्रम हम चल रहे हैं रासो साहित्य पे। और रासो साहित्य में हमने कल रासो साहित्य के बारे में हमने पढ़ा था कि रासो शब्द का समय क्या है और रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हमने कल पढ़ा था। अब हम रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं खुमान रासो के ऊपर। किसके बात करते हैं? खुमान रासो की। तो खुमान रासो के यदि रचनाकार की बात करते हैं तो दलपत विजय है। और इसके समय की यदि बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी। और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हम बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यदि बात करते हैं तो द्विवेदी जी ने इनका समय 16वीं 17वीं शताब्दी माना है, 16वीं 17वीं शताब्दी माना है। और यदि मोतीलाल मिनारिया की यदि बात करते हैं तो मोतीलाल मिनारिया ने इनका समय 17वीं शताब्दी माना है। और कहा है कि जो 1700 के अंदर जो राज सिंह जो चित्तौड़ के राजा थे उस तक का इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए ये रचना 17वीं शताब्दी की रचना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा कुछ और बातें कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसके बारे में और बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये रचना है ना, शिव सिंह ठाकुर, शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपत विजय की रचना माना ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि किसी अज्ञात नामा भाट था उसकी रचना है। तो अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि किसने इसको खुमान रासो को दलपत विजय की रचना मानने से इनकार किया है? तो किसने किया है? शिव सिंह सेंगर ने, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। हाँ, यदि इसके कुछ विशेष तथ्य की यदि बात हम करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 5000 छंद मिलते हैं। और ये वीर रस प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान रचना है। और इसकी प्रमाणिक जो प्रतिलिपि है ना, वह पूना संग्रहालय में है, पूना संग्रहालय में रखी हुई है। और इसके अंदर चित्तौड़ के राजा खुमान व बगदाद के खलीफा अलमामून के बीच हुए युद्धों का वर्णन है, युद्धों का वर्णन मिलता है। इसलिए एक कैसी रचना है? एक वीर रस प्रधान है। लेकिन यदि खुमान की बात करते हैं ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 खुमान बताए हैं, 3 खुमान बताए हैं। ये 3 खुमान कौन कौन से हैं? उनका समय की यदि बात करते हैं हम तो प्रथम जो खुमान थे ना, प्रथम खुमान का समय इन्होंने क्या बताया है? 8वीं से 810 विक्रमी संवत से 865 विक्रमी संवत। और यदि सेकंड खुमान की यदि बात करते हैं तो सेकंड खुमान का समय इन्होंने क्या बताया? 870 से लेके 870 से लेके और 900 विक्रमी संवत। और यदि थर्ड खुमान की यदि बात करते हैं तो इन्होंने 965 से लेके 990 तक विक्रमी संवत खुमान का समय मानना है। और यदि भाषा की इसी की बात करते हैं तो भाषा इसकी क्या है? राजस्थानी, राजस्थानी। ये हुई खुमान रासो के बारे में मोटी मोटी बातें। चित्तौड़ के राजा खुमान व बगदाद के खलीफा अलमामू के बीच हुए युद्धों का वर्णन है। और शुक्ल जी ने 3 खुमान बताए, उनका समय ये आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। 810 से 865 विक्रमी संवत, 870 से 900 विक्रमी संवत, और थर्ड है 965 से 990 विक्रमी संवत। यदि इसकी भाषा की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थानी भाषा है। और इसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि कहाँ मिलती है? इसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि हमें मिलती है पूना संग्रहालय में।
इसमें 5000 छंद है और वीर रस प्रधान रचना है। और शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपत विजय का मानने से इनकार किया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के बारे में हम बात करेंगे। बीसल देव रासो हिंदी साहित्य में प्रथम बार यदि हम देखते हैं तो यहीं पे 12 मासा वर्णन हमें देखने को मिलता है हिंदी में। और इसके रचना का यदि काल पूछा जाता है समय, तो 1155 ईस्वी और विक्रमी संवत की यदि बात करते हैं तो 1212। और इसे जो 1212 इसका जो समय माना जाता है ना, उसके लिए कहा जाता है कि ये एक उदाहरण है जो इसमें पाया जाता है। ये पंक्ति जो पाई जाती है इसके आधार पे इसका समय बताया जाता है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। तो ये 1272 को 1212 माना है शुक्ल जी ने। उसके अनुसार 1212 विक्रमी संवत इन्होंने माना है 1155 ईस्वी। नाहला रसायन आरंभ सारठा तुट। तो ये रसायन जो शब्द है ना, यहाँ से मैंने बताया था शुक्ल जी ने यहीं से रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये शुक्ल जी का मत था। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल से नेक्स्ट पेज पे। तो देखते हैं कि शुक्ल जी ने इसका समय क्या माना है, 1212 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको ये भी मैंने बता दें किस पद के अनुसार इसका समय निकाला गया है। अब देखते हैं कि इसकी नायिका कौन है। नायिका, नायक व नायिका। तो नायक इसमें है विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, चतुर्थ है, तृतीय नहीं है। ठीक है, जिसको हम अजमेर के शासक, जो अजमेर के शासक है ना, शासक बिसल देव के नाम से जानते हैं, यही विग्रहराज चतुर्थ है। और नायिका की यदि बात करते हैं, नायिका की यदि बात करते हैं तो नायिका क्या है इसमें, राजमती, राजमती। यह मालवा के जो परमार राजा है, मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री है, भोज की पुत्री है। नायक कौन है, विग्रहराज चतुर्थ और नायिका राजमती। और इसमें कितने चरण मिलते हैं, 2000 चरण और 125 छंद मिलते हैं। यह तो याद करने का नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि शुक्ल जी ने इसका समय क्या मानना है और इसमें नायक और नायिका कौन है। नायक है विग्रहराज चतुर्थ और नायिका है राजमती, जो मालवा के राजा परमार की पुत्री है। अब आगे देखते हैं कि ये जो राजमती है ना, ये हिंदी की प्रथम प्रोसित पत्रिका नायिका, हिंदी की प्रथम प्रोसित पत्रिका नायिका, प्रोसित पत्रिका नायिका। प्रोसित पत्रिका नायिका वह होती है जिसका पति प्रदेश या दूसरे देश में चला जाता है छोड़ के उसको, वो प्रोसित पत्रिका नायिका। हिंदी की प्रथम प्रोसित पत्रिका नायिका कौन है, राजमती है। अब आगे देखते हैं तो ये 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है, 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड की यदि बात करते हैं, प्रथम खंड की यदि बात करते हैं तो देखते हैं कि प्रथम खंड में राजमती व बिसल देव के विवाह का वर्णन मिलता है, विवाह का वर्णन। और सेकंड की यदि बात करते हैं, द्वितीय खंड की, तो इसमें राजमती के द्वारा, राजमती के व्यंग से रुष्ट होकर
राजा उड़ीसा चले जाते हैं। उड़ीसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। श्रीलंका मत भेज देना, क्योंकि श्रीलंका ही भेजते हैं हम ज्यादातर पद्मावत को जो भी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज सेट है कि कहाँ चला गया था, उड़ीसा, वो श्रीलंका, तो श्रीलंका याद नहीं रखना है। बिसलदेव रासो में विग्रहराज कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। ठीक है। हाँ। और यदि तीसरे खंड की यदि बात करते हैं, तो तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है। विरह वर्णन है। और राजा का वापिस लौटना। वापस लौटना। वापस लौटना। और चतुर्थ खंड की यदि बात करते हैं, तो चतुर्थ खंड में राजा राजमती जो मायके चली गई थी उसको वापस महल लेके आते हैं। राजमती को मायके से वापस अजमेर लाते हैं। वापस अजमेर लेके आते हैं। यह इसके चारों खंडों में मिलता है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, विरह वर्णन किसमें है? तृतीय खंड में। और राजमती का व्यंग और राजा का उड़ीसा जाना किसमें है? द्वितीय खंड में। और विवाह की भी यदि बात करते तो प्रथम खंड में। और ये भी याद रखना कि गया कहाँ था? उड़ीसा गया था। 12 मासा वर्णन किस खंड में मिलता है? तृतीय खंड में। क्योंकि वीर वर्णन कहाँ पे है? तृतीय खंड में। ये हुआ। अब आगे देखते हैं कि जो बच्चन सिंह जी है ना, बच्चन सिंह जी ने बच्चन सिंह जी ने, देखो 2-4 कथन है इसके जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि समूचे समूचे मध्य युग में जबान की इतनी तेज, जबान की इतनी तेज व व मन की इतनी खरी दूसरी नायिका नहीं मिलती। दूसरी नायिका नहीं मिलती। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह जी ने कहा है। और किसके लिए कहा है? राजमती के लिए कहा है। और किस रचना में है ये? बिसलदेव रासो के लिए कहा है। ठीक है, बिसलदेव रासो में राजमती के लिए इन्होंने कहा है। अगर रचना की बात पूछते हैं तो राजमती किसमें है? बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती। कैसे भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हर प्रकार से याद रखना। और दूसरा कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, शुक्ल जी, शुक्ल जी कहते हैं कि बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो वीर गति परंपरा, वीर गीत परंपरा का सबसे, सॉरी, का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ है। बिसलदेव रासो गीति परंपरा का सबसे, वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा है? बिसलदेव रासो। किसने कहा है? शुक्ल जी ने।
और यदि बात करते हैं इसके बारे में तो कहा जाता है कि ये इसका प्रथम जो संपादक है ना, वह किसने किया था, किसने करवाया था? सत्यजीवन वर्मा ने। सत्यजीवन वर्मा ने। प्रथम संपादक कौन है? सत्यजीवन वर्मा। याद रखना ये चीज भी। और नेक्स्ट देखते हैं कि साहित्यिक ब्रज भाषा की ये पहली कृति मानी जाती है। साहित्यिक ब्रज भाषा की पहली कृति मानी जाती है। पहली कृति या रचना मानी जाती है। और साहित्यिक हिंदी की भी ये पहली कृति मानी जाती है। साहित्यिक हिंदी की पहली कृति, क्योंकि ब्रज भाषा भी तो हिंदी में ही आती है। तो साहित्यिक जो रूप था ना ब्रज भाषा को, उसकी पहली कृति बीसल देवरासु मानी जाती है। और हिंदी की जो साहित्यिक कृति है ना, वह भी पहले पहले कौन सी मानी जाती है? यही मानी जाती है। और हम देखते हैं कि ये मुक्तक में और गीति काव्य है। मुक्तक में गीति काव्य। ललित मुक्तक गीति काव्य है। गीति काव्य है। सॉरी, गीति काव्य नहीं, गेय गेय काव्य है। गेय गेय मीन्स गाया जाता है। और बीसल देव रासो पर उपदेश रसायन रास का भी प्रभाव देखा जाता है। ये पंक्ति भी आप लिख लीजिए। बीसलदेव रासो पर, बीसलदेव रासो पर उपदेश रसायन रास का प्रभाव देखा जाता है, दिखाई देता है। और कौन कौन सा प्रभाव देखा जाता है? तो देखिए, ये जो संक्षिप्त कथा है ना, संक्षिप्त कथा, समान छंद और गीतात्मकता जो पाई जाती है, ये उपदेश रसायन रास में भी है। इस प्रकार उपदेश रसायन का प्रभाव इसमें देखा जाता है। गीति गीतात्मकता, गीति नहीं, गीतात्मकता, गीतात्मकता, ये इसकी वजह से कहा जाता है कि इस पे उपदेश रसायन रास का प्रभाव दिखाई देता है। और दो पंक्तियां हैं जो कई बार मतलब पूछ लेते हैं कि कहा जाता है कि स्त्री जन्म काहे दियो हो महेश, अवर जन्म मारे दर घड़ा हो नरेश, और दब का दादा हो कुपई लई, जीव का दादा ने पाला वही। बिसल देव रासों में ये दो पंक्तियां मिलती है। तो ये भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, कभी फिर एग्जाम में पूछी जाए तो ये ना रहे कि आप लोगों को नहीं आ रही है। और वैसे तो मैं जो क्वेश्चन छूट जाएगा वह मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि थ्योरी की बजाय हम क्वेश्चंस लेके आए और क्वेश्चंस के माध्यम से हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो ज्यादा आप लोगों का दिल को अच्छी भी लगेगी। और उससे आप लोगों को क्वेश्चंस का भी पता चल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सोल्व किया जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम थ्योरी क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़े, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं सोच रही हूँ कल से ना हम थ्योरी ना पढ़ के क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम थ्योरी पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस आदिकाल के सभी पोर्शन के रहेंगे। उसमें आदिकाल से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा और उसके नीचे हम उसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे वो पूरा हमारा
कवर हो जाएगा वो टॉपिक। ठीक है, अब हम कल से ऐसे ही करेंगे, लेकिन आज तो मैंने सोचा कि चलो आज की क्लास तो मैं ले लेती हूँ, इसलिए मैंने आज ले ली। और नेक्स्ट देखते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से ना हम जब लेके आते हैं थ्योरी, तो हमारा कुछ भी छूटता नहीं है उसमें। अगर अभी हम मैं पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है थ्योरी में कुछ छूट जाए, लेकिन क्वेश्चंस ना एक एक क्वेश्चंस निकाल के आएंगे तो कुछ तो क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे सामने आ जाएगा, और कुछ थ्योरी धीरे धीरे उसका जो डिटेल समझाएंगे हम नीचे उसकी थ्योरी उससे निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट रचना हमारी है हमीर रासु। इसके रचनाकार है शारंगधर। शारंग शारंगधर। और इसका समय यदि बात करते हैं तो 1357 ईस्वी, और संवत की बात करते हैं तो 1414 विक्रमी संवत है। बोला बताया जाता है कि प्राकृत पेंगलम है ना, इस काव्य में कुछ छंद मिलते हैं इसके, उसी के आधार पर प्राकृत पेंगलम में छंद मिलते हैं। उसी के आधार पर किसने शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व का पता लगाया था। इसके अस्तित्व की कल्पना किसने की थी? शुक्ल जी ने। और किसके आधार पे? प्राकृत पेंगलम में कुछ छंद मिले हैं, उसी के आधार पे। और इसके यदि बात करते हैं तो अभ्रंश रचना की समाप्ति यहीं से मानी जाती है। अभ्रंश जो ग्रंथ लिखे जाते हैं अभ्रंश भाषा में, उसकी समाप्ति इसी हमीर रासों से मानी जाती है। आदिकाल का जो अंतिम कवि माना है हमीर रासों को ही शुक्ल जी ने माना है। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं। दो चार बातें जो हमारी रह गई है इसमें वो हम बात करते हैं। तो कि हमीर रासों में चित्तौड़नी रणथंभौर, सॉरी, रणथंभौर, रणथंभौर के राजा हमीर का गौरवगान है। हमीर का गौरवगान है, गौरवगान है। और शुक्ल जी ने हमीर रासों से अभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। और शुक्ल जी ने एक बात और कही है कि जो ये सारंगधर है ना, सारंगधर, इनकी एक रचना और बताई इन्होंने, आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ और मिलता है। किससे संबंधित? आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ और बताया है इनका। और इनकी एक रचना और बताई है, सारंगधर पद्धति। सारंगधर पद्धति देख सुभाषित ग्रंथ माना जाता है। सुभाषित ग्रंथ संग्रह, ये सारंगधर के बारे में। हाँ, हमीर नाम से भी कई रचनाएं मिलती है। उन हमीर रचनाओं को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा एक साथ, कि हमीर महाकाव्य किसका है? हमीर महाकाव्य हमीर महाकाव्य। तो ये हमीर महाकाव्य है, ये है नयन चंद्र सूरी का। नयन चंद्र सूरी का। और यदि हमीर विजय की बात करते हैं, हमीर विजय की यदि बात करते हैं तो ये किसका है? जयचंद का। किसका है? जयचंद सूरी का। जयचंद सूरी का। और हमीर हट की यदि बात करते हैं तो हमीर हट किसका है? हमीर हट की यदि बात करते हैं तो ये किसका है? ग्वाल कवि का। और इसकी भाषा की यदि बात करते हैं तो ये ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में। और ऊपर के दोनों किसमें है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत।
और एक और हमीर हठ रचना हुई है, वो किसकी है? हमीर हठ, ये किसकी है? ये है चंद्रशेखर वाजपेयी। ये भी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और एक रचना हुई है हमीर रासो, हमीर रासो, जो किसकी है? जोधराज की, जोधराज की। और एक हमीर रासो अभी बता दी आप लोगों को, सारंगधर की, किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। और ये भी किसमें है? ब्रज भाषा में, ये भी ब्रज भाषा में है। और हमीर जो हिंदी में जो पाई जाती है वो अपभ्रंश भाषा में, सारंगधर वाली किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जो ये हमीर हठ चंद्रशेखर सूर्य की है ना, ये इसका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है जो पूछा जाता है, वो आप लिख लीजिए। सिंह सिंह गमन सतपुरुष सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, फले एक बार। त्रिया तेल हमीरठ चढ़े न दूजी बार, दूजो बार। ये मिलता है, ये दोहा मिलता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना। बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो ये किसका है? चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीर हट से लिया गया है। और कदली होता है केले का वृक्ष, केले का पौधा, केले के पौधे के लिए कहा गया है। ये हुई आज की हमारी क्लास से। और एक दो रचनाएं हैं, मैं आपको यहीं लिखवा देती हूँ। कल मैं सोच रही हूँ कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। एक जयचंद की रचना है, जयचंद जयचंद नहीं, मधुकर कवि की रचना, मधुकर कवि सॉरी, मधुकर कवि की रचना है। और वो रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। जस मयंक जस चंद्रिका। और एक रचना है भट्ट केदार की। ये रचना है जय चंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। ये दोनों रचनाएं भी आप याद रखना, क्योंकि ये रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखना। भट्ट केदार की तो जय चंद्र प्रकाश है, और मधुकर कवि की है जय जस मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, ये दोनों रचनाएं भी आप याद रखना। और एक विजय पाल रासो, विजय पाल रासो, विजय किसकी होगी? नरसिंह भाट की। ये रचनाएं हैं, आप याद रखना। रचनाएं तो और भी है राष्ट्र साहित्य में, लेकिन मैंने कहा ना थ्योरी के माध्यम से मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी और उसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो क्वेश्चंस भी हमारे लगभग क्वेश्चंस आए हुए रहेंगे, या नहीं आए हैं ना तो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कल से हम क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी पढ़ेंगे। पहले आदिकाल से 10-15 टेस्ट, जितने भी 10-15-20 जितनी भी क्लासें होंगी, उसमें हम आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों करेंगे। फिर हम भक्ति काल पे इसी प्रकार हम पूरा करेंगे, हम पूरे इतिहास को। फिर हम
काव्य शास्त्र पे आते हैं। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।